इस लेक्चर में एग्जाम के क्वेश्चंस में से अकाउंटिंग फॉर लेबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 180 क्वेश्चन है। 180 से स्टार्ट हो रही है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू लेबर कॉस्ट। देयर वुड बी एन इंक्रीज इन द टोटल कॉस्ट फॉर लेबर एज अ रिजल्ट ऑफ। अच्छा, कि पूछ रहे हैं कि किन किन सिचुएशंस में लेबर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है हमारी। तो ऑप्शन वन है एडिशनल लेबर बीइंग एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्पररी बेसिस। बिल्कुल, जब भी हम टेम्पररी बेसिस पे ही अगर लेबर को एक्वायर्ड करते हैं, हायर करते हैं, तो हमें एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी एक पे करनी। आ डिपार्टमेंट विद स्पेयर कैपेसिटी बीइंग मेड टू वर्क मोर आवर्स। तो इसमें हमने कोई और आवर्स के लिए और घंटे काम करने के लिए हमने लेबर को हायर नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी नहीं बढ़ी। या आवर्स का उन्होंने कोई रेट का सीन भी नहीं बताया कि भाई एक्स्ट्रा आवर्स काम हो रहा है तो एक्स्ट्रा रेट देना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर टू जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। थ्री क्या है, डिपार्टमेंट विच इज एट फुल कैपेसिटी स्विचिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट टू एनदर। तो इसमें भी कोई हमें न्यू लेबर हायर करनी नहीं पड़ी। एक जगह लेबर लगी हुई थी, प्रोडक्शन कर रही थी, वो प्रोडक्शन होने के बाद उस लेबर को हमने उठा के दूसरी प्रोडक्ट पर डाल दिया। तो इसमें हमें कोई न्यू लेबर हायर करनी नहीं पड़ी, तो सिर्फ ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 180 का वन करेक्ट हो जाएगा। 182 देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज वेरी बिजी एंड ओवर टाइम इज बीइंग वर्क। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम कंटेन इन डायरेक्ट वेजेस नॉर्मली बी क्लासिफाइड एज। अच्छा, जो ओवर टाइम होता है वो हमेशा हमेशा ना इनडायरेक्ट उसमें जाता है। इनडायरेक्ट लेबर होता है और वो एफओएच में जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो जब तक अगर वो ओवर टाइम का खुद से क्वेश्चन में ना बताया वो कि ये कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट में चार्ज होनी है, तब वो डायरेक्ट लेबर में जाएगी। वरना वो हमेशा इनडायरेक्ट लेबर जो है वो एफओएच में जाके चार्ज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर डायरेक्ट लेबर होती, यहाँ पे ओवर टाइम नहीं होता, कोई डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई होती तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चली जाती। लेकिन ओवर टाइम जो है वो ओवर टाइम प्रीमियम हमेशा एफओएच में जाता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड इसका ऑप्शन बी का है। KL currently pays its direct production workers on a time basis at a rate of 6.50 per hour. In an effort to improve productivity, the company is introducing a bonus based on time taken per time allowed into time saved into rate per hour. तो बोनस के लिए उन्होंने क्या बताया हमें? बोनस के लिए बताया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम टेकन। टाइम टेकन को बता रहे हैं फॉर्मूला टाइम अलाउड। टाइम अलाउड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराना है टाइम सेव्ड से इंटू रेट पर आवर से। इसको मल्टीप्लाई कराना है टाइम सेव्ड से इंटू रेट पर आवर। बोनस की इस तरह से हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ वर्कर इन द असेंबली डिपार्टमेंट टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन वंस हैज बीन एग्रीड एट 37.5 मिनट्स। स्टैंडर्ड टाइम दे दिया हमें, तो ये मिनट्स में इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 37.5 मिनट्स है, 60 से किया तो 0.625 आवर आ गया। उसके बाद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द स्कीम ऑपरेशन वन एम्प्लॉई वर्कड फॉर अ टोटल ऑफ 44 आवर्स एंड परफॉर्म 94 ऑपरेशन। तो टाइम टेकन कितना टाइम लिया? वो 44 आवर्स लिया। और अलाउड कितना था? 94 ऑपरेशन इंटू 0.625 आवर लगता है 58.75 आ गया। तो टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड करते हैं इसको। टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड, तो 0.74894 हमारे पास आ गया। ये 58.4 कैसे आया? 0.625 आवर लगता है एक ऑपरेशन में। तो 94 ऑपरेशंस में हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 58.75 आ गया, ये टाइम अलाउड। जो कि कैसे आया? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट जिस तरह से हम करते हैं ये उस तरह से आया। और ये टाइम टेकन जो हमने एक्चुअल आवर्स लिए वो 44 आवर्स लिए, तो ये इस तरह से आ गया। तो टाइम सेव्ड कितना हुआ हमारे पास?
तो 58.75 माइनस 44, तो 14.75 सेव्ड हो गए। कैसे? एक्चुअल आवर्स हमने 44 में काम कर लिया, और हमें मतलब जो स्टैंडर्ड एक बना हुआ था उसके हिसाब से 58.75 आवर्स लग रहे थे। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास टाइम सेव्ड आ गया 14.75। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो और रेट कितना दिया हुआ है? व्हाट आर द ग्रॉस वेजेस फॉर हिज एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द टाइम रेट? 6.50 का ही है रेट। तो अमाउंट आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इससे, तो 71.8043 आ गया। ये क्या मैंने लिखा था? बोनस का इन्होंने फॉर्मूला बताया हुआ था, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। तो ये सारी बोनस की कैलकुलेशन हो गई। अब बोनस के अलावा एक जो नॉर्मल वेजेस थी उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। बेसिक वेजेस, तो एक्चुअल आवर्स कितना टाइम काम हुआ है? 44 आवर्स, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। जो 44 आवर्स का टाइम काम हुआ है। और रेट क्या था इसका? 6.50, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। बेसिक रेट 6.50, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 286 की आ गई। अब टोटल वेजेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो 286 की हो गई, और एक ये बोनस वाली, तो 357.804 आंसर हो जाएगा। तो 357.80, ऑप्शन बी हमारा 182 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 183। हाउ वुड द कॉस्ट बी रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट लेजर इफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर 95,000? तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो चार्ज होती है वर्क इन प्रोसेस में जाके, और जो इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होती है वो चार्ज होती है एफओएच में जाके। तो जब ये डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट इधर जाके चार्ज होगी तो एंट्री क्या बन जाएगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा, और डायरेक्ट लेबर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर क्रेडिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट डेबिट वर्क इन प्रोसेस 95,000, क्रेडिट वेजेस एंड सैलरीज, ये डायरेक्ट लेबर ही होती है 95,000। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर अमाउंट भी लिख लें तो ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाउ वुड द फॉलोइंग लेबर कॉस्ट बी क्लासिफाइड? बेसिक पे फॉर प्रोडक्शन वर्कर, ये डायरेक्ट होती है। ठीक है, बेसिक पे के अलावा सारी जितनी भी कॉस्ट हो रही होती है ना वो सारी इनडायरेक्ट होती हैं। हाँ, अगर किसी कॉस्ट को वो बता दे क्वेश्चन में कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है उस जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें डायरेक्टली चार्ज हो रही है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगी। बाकी जितनी भी कॉस्ट होती हैं, सुपरवाइजर, बोनस, प्रोडक्शन, हॉलीडे, सिक पे, टाइम स्पेंड, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। तो बेसिक पे डायरेक्ट हो जाएगी, बाकी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएंगी। Budgeted production in a factory for next period is 4,800 units. Each unit requires 5 labor hours to make. Labor is paid 10 per hour. Idle time भी दिया हुआ है 20% का। तो यूनिट्स कितने हैं? 4,800 यूनिट्स हैं। एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लगते हैं, ये दिया हुआ। ईच यूनिट, एक यूनिट बनाने में 5 लेबर आवर्स लगते हैं। एक यूनिट में 5 लगते हैं, तो 48 घंटों में कितने लग जाएंगे? मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 24,000 आवर्स, ये आवर्स आ गए। ये यूनिट थे, ये पर आवर का रेट था। तो ये 24,000 आवर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। 24,000 आवर्स इंटू 10। 10 हमारे पास क्या है? पर आवर का रेट। तो अमाउंट आ जाएगी 24,000,000 की। ठीक है, लेकिन अब ये जो अमाउंट है ये है 80% पे, मतलब इसमें आइडल टाइम हटा हुआ है। तो अगर इसके अंदर मैं आइडल टाइम वापसी ले आऊँ, ये है अभी 80 पे, इसमें अगर 100 पे ले जाऊँ तो हमारे पास 300,000 की
सॉरी 3 मिलियन की जो है हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन अकरिंग इन प्रोसेस क्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट्स a series of consecutive processes। क्या रिक्वायरमेंट है? विच ऑफ दीज सिचुएशन कुड गिव राइज टू आइडल टाइम। ठीक है। डायरेक्ट लेबर इज वर्किंग एट बिलो द एग्रीड प्रोडक्टिविटी लेवल। अ मशीन ब्रेकडाउन हैज अकर्ड। हाँ, मशीन ब्रेकडाउन की वजह से डायरेक्ट लेबर, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर तो अवेलेबल है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रही है क्योंकि मशीन का ब्रेकडाउन हुआ है, तो ऑप्शन 2 सही है। डायरेक्ट लेबर इज वेटिंग फॉर वर्क टू बी completed इन अ प्रीवियस प्रोसेस। हाँ, ऑप्शन 3 भी हमारा करेक्ट है कि डायरेक्ट लेबर तो अवेलेबल है, लेकिन वो फारिग बैठी हुई है इसलिए कि प्रीवियस वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। 2 और 3 जो है वो सी में है। नेक्स्ट देखते हैं। A direct labor employee works a standard 37-hour week and is paid a basic rate of 15 per hour. Overtime is based paid at time and a half in a week when 40 hours were worked and a bonus of $20 was paid. What was the direct labor cost? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूछी है इसमें, तो ये बोनस को भी भूल जाएं क्योंकि बोनस तो इनडायरेक्ट होती है, और ओवर टाइम को भी भूल जाएं, ओवर टाइम भी इनडायरेक्ट में जाएगा। तो डायरेक्ट लेबर तो सिर्फ बेसिक वेजेस होती हैं। बेसिक वेजेस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। बेसिक वेजेस कैसे आएंगी? डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयज जो हैं वर्क कर रहे हैं स्टैंडर्ड 37 आवर वीक एंड इज पेड एट अ बेसिक रेट ऑफ 15 पर आवर। रेट हमें दे दिया 15 पर आवर का। और ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ इन अ वीक व्हेन 40 आवर्स वर वर्क। तो एक्चुअल आवर्स कितना काम हुआ है? 40। तो 40 × 15, 600 जो है हमारा आंसर आ जाएगा 187 का। बी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ बेसिक वेजेस इसलिए नहीं है कि डायरेक्ट जो होती हैं वो सिर्फ बेसिक बेसिक होती हैं, बाकी जो ओवर टाइम और बोनस होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है। At 1st January, a company employed 5250 employees. Due to expansion, the number of employees increased to 5680. By 31st December, during the year, 360 staff left the company and were replaced. What was the labor turnover rate? तो लेबर टर्नओवर रेट कैसे आता है? जो हमारे पास स्टाफ जितना लेबर छोड़ के गई है, ठीक है, लेबर जितना हमें छोड़ के गया वो कितना है? 360। इसको हम लोग डिवाइड करा देते हैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से। तो पहले एवरेज की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एवरेज कैसे आएगा? 5250 प्लस 5680। तो इस अमाउंट को अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा 565465। तो 360 डिवाइड बाय 5465, 360 डिवाइड बाय 5465, तो 0.065 आंसर। और अगर इसको हम इस तरह से कर लें तो 6.59 या 6.6 हमारा आंसर, 6.6 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 188 का। कैसे? लेबर टर्नओवर रेट का फॉर्मूला क्या होता है? जितने एम्प्लॉयज छूट के गए, चुके हैं 360, उसको एवरेज से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमने एवरेज फाइंड कर लिया पहले, दोनों को ऐड करा, डिवाइड बाय 2 कर दिया, एवरेज आ गया। तो 360 डिवाइड बाय 5465 किया तो 6.6 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अप्लाइज टू नेक्स्ट 3 क्वेश्चन 189, 90 और 191। तो ये हमारे पास जो रेशोज हैं उसमें से आए हुए हैं, 3 रेशो पूछे हुए हैं। एक लेबर एफिशिएंसी रेशो पूछा हुआ है जिसमें स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। फिर लेबर कैपेसिटी पूछी हुई है, एक्चुअल आवर्स को डिवाइड कराते हैं जिसमें बजटेड आवर्स से। और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो पूछा हुआ है जिसमें स्टैंडर्ड आवर्स को डिवाइड कराते हैं बजटेड आवर्स से। तो टोटल आवर्स देखे जाएं तो 3 किस्म के, एक स्टैंडर्ड, एक एक्चुअल और एक बजटेड। 3 किस्म के, तो उन्हीं 3 आवर्स में से 3 रेशो बने हुए हैं। पहले एफिशिएंसी रेशियो में स्टैंडर्ड आवर्स को कंपेयर करा डिवाइड कराने एक्चुअल आवर्स से। कैपेसिटी को एक्चुअल आवर्स को डिवाइड कराने बजटेड आवर्स से। और प्रोडक्शन वॉल्यूम में स्टैंडर्ड आवर्स को डिवाइड कराने बजटेड आवर्स से। तो पहले एफिशिएंसी रेशियो फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट किस तरह से आएंगे?
720 यूनिट बनाए हैं, और एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है? 16 मिनट्स। तो इस 16 को 60 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो 192 हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। 16 को 60 से 60 से डिवाइड किया तो 0.26667 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में। तो 720 यूनिट्स बनाने में 192 हमारे पास आवर्स आ गए। इसको डिवाइड कराना है एक्चुअल आवर्स है, तो एक्चुअल आवर्स वर्क कितने दिए हुए हैं? 180। तो 192 डिवाइड बाय 180, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये 1.0667 जो है हमारे पास 106.7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 190 करते हैं। 190 में एक्चुअल आवर्स वर्क टू प्रोड्यूस आउटपुट, एक्चुअल आवर्स हमारे पास कितने हैं? एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं 180 के। 180, इसको हमने डिवाइड कराने टोटल बजटेड आवर्स है, तो बजटेड आवर्स दिए हैं 185 के। 185 के, तो 180 को डिवाइड कराया 185 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 97.3 का। तो ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे करेक्ट, 97.3 टी का। उसके बाद दोबारा प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो पूछा हुआ है, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट अभी हमने फाइंड किए थे यहाँ पे 192 के। तो 192 स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, उसको हम डिवाइड कराएंगे बजट आवर्स से। तो बजटेड आवर्स यहाँ पे रखे थे अभी 185 थे। 185, तो 192 डिवाइड बाय 185, तो आंसर आया हमारे पास 103.8 का। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, व्हाट इज द hourly पेमेंट मेथड बीइंग डिस्क्राइब्ड? दिस इज द अमाउंट पेड अबव द बेसिक रेट फॉर आवर्स वर्कड इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल आवर्स। ठीक है, तो नॉर्मल आवर्स से ज्यादा जो एक्सेस आवर्स काम हो रहा होता है वो ओवर टाइम होता है। तो यहाँ पे ओवर टाइम प्रीमियम इसका ही आंसर हो जाएगा। दिस इज द टोटल अमाउंट पेड पर आवर फॉर आवर्स वर्कड इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल आवर। तो टोटल अमाउंट की जो पेमेंट कर रहे होते हैं एक्सेस की, वो ओवर टाइम पेमेंट होती है। दिस इज द अमाउंट पेड पर आवर फॉर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स का बेसिक रेट होता है। तो ये बेसिक रेट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, H&H operates an incentive scheme based on differential piecework. Employees are paid on the following basis: weekly output up to 600 यूनिट्स का, फिर 650 तक का रेट दिया हुआ है, और फिर 650 से अबव का रेट दिया हुआ है। फिर बताया हुआ है कि ओनली द एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर हायर रेट्स। इन वीक 17 एन एम्प्लॉय प्रोड्यूस 660 यूनिट्स। तो टोटल जो है वो 660 यूनिट्स हैं। तो पहले 600 जो यूनिट्स हैं उस पे 0.40 पर यूनिट लगेगा। तो आंसर आ जाएगा 240। फिर अभी 60 यूनिट और बचे हैं, तो जो रिमेनिंग 60 यूनिट हैं उनमें से 50 यूनिट, क्योंकि 50 यूनिट तक का अलग रेट है, तो रिमेनिंग 50 पे 0.50 पर यूनिट लग जाएगा। ठीक है, अभी 650 हो गए, अब 10 यूनिट और बचे हैं, तो जो 10 यूनिट्स हैं वो यहाँ जाएंगे, क्योंकि 650 से जितने ऊपर हैं वो इस उसमें गिर रहे हैं। तो 10 यूनिट्स इंटू 0.75, तो टोटल हमारे पास कितनी कॉस्ट आ गई? 272.5 की। तो 272.5, 193 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रेमुनरेशन इज नॉट एन इंसेंटिव बेस्ड स्कीम? तो पीस वर्क, स्टेट पीस वर्क इंसेंटिव बेस्ड स्कीम होती है। डे रेट इंसेंटिव स्कीम नहीं होता। ग्रुप बोनस भी इंसेंटिव है, और डिफरेंशियल पीस वर्क भी इंसेंटिव है। डे रेट में क्या है कि बस जितना काम हुआ, जितने दिन मतलब जितना दिन का काम हुआ
डे रेट के हिसाब से उतना पे कर दिया, कोई इंसेंटिव नहीं है इसमें। बाकी ये सारे इंसेंटिव स्कीम्स हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, नॉट एन इंसेंटिव स्कीम पूछा हुआ था। A differential piecework scheme has a basic rate of 0.50 per unit. Output in addition to 500 units is paid at higher rates. The premium over and above the basic rate which apply only to additional units. अब यहाँ पे बताया है कि प्रीमियम जो है वो ओवर एंड अबव द बेसिक रेट का जो है वो अप्लाई होगा खाली एडिशनल यूनिट्स पे। ओवर द प्रीवियस थ्रेशोल्ड्स आर। तो ये कुछ हमें स्लैब्स बता दिए। तो बताया व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड इफ आउटपुट इज 620 यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स जो हैं वो हैं 620। ठीक है। इस 620 में से पहले जो 500 हैं, ठीक है, वो जाएंगे 0.50 पर यूनिट पे। तो 500 तो 0.50 पर यूनिट पे चलेगा। ठीक है। उसके बाद 600 तक, मतलब 500 से 600 तक जो 100 यूनिट्स हैं, जो 100 यूनिट्स हैं, वो जाएंगे 0.05 पे। लेकिन ये जो प्रीमियम है ये ऐड होगा इसमें, क्योंकि जो बेसिक रेट प्लस प्रीमियम पे जा रहा होगा। तो बेसिक था 0.5, प्लस प्रीमियम का रेट है इसमें 0.05। 0.05। तो इस तरह से ये अमाउंट आ जाएगी। अब कितना बचा? 600 हो गए, 20 बचे। तो जो रिमेनिंग 20 हैं वो इसमें से हैं। ठीक है, 0.10 वाले। तो 0.10 की कॉस्ट कैसे, रेट कैसे निकलेगा? जो बेसिक रेट था 0.50 का, प्लस 0.10 जो अबव 600 वाले का है 0.10। तो 0.6 इसका आ गया रेट। अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना जमा हो गया सारा? 317। तो 317 जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ करना क्या है कि हर जो एक्सेस यूनिट्स होंगे ना उसमें बेसिक प्लस प्रीमियम ऐड करना है। ऐसा नहीं करना कि इस 0.6 की जगह ये पिछले की सारी मैं कॉस्ट को ऐड कर दूं, रेट को ऐड कर दूं। ऐसा नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे बेसिक जो होगा 0.5 और जो प्रीमियम उस वक्त का स्लैब का होगा वो ऐड करना है। यहाँ पे भी क्या किया है कि बेसिक 0.5 था उसमें ऐड किया 0.05। तो ये रेट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रेम्युनरेशन मेथड इज बीइंग डिस्क्राइब्ड? लेबर इज पेड बेस्ड solely ऑन द प्रोडक्शन अचीव्ड। ठीक है। तो ये तो पीस वर्क हो गया कि जितने यूनिट्स बनाते जाएंगे उस हिसाब से मिलता जाएगा प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन जितने यूनिट्स करते जाएंगे उसके हिसाब से पेड होता जाएगा। लेबर इज पेड एक्स्ट्रा इफ एन एग्रीड लेवल ऑफ आउटपुट इज एक्सीड। तो ये हो गया पीस रेट प्लस बोनस। ये एक्स्ट्रा पे कर देंगे उसको अगर वो एक एग्रीड लेवल जो डिसाइड किया हुआ उससे ज्यादा बन रहा है। लेबर इज पेड अकॉर्डिंग टू आवर्स वर्क। तो ये टाइम रेट हो गया, जितने टाइम काम करेगा उतने टाइम उसको पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट है, which two of the following labor records may be used to allocate cost to the various cost units in a factory? Employee रिकॉर्ड कार्ड नहीं, अटेंडेंस रिकॉर्ड कार्ड नहीं, टाइम शीट, हाँ टाइम शीट और जॉब कार्ड। तो इसका ऑप्शन सी और डी है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिकॉर्ड्स में बी यूज टू एलोकेट कॉस्ट टू वेरियस कॉस्ट यूनिट इन अ फैक्ट्री? तो टाइम शीट और जॉब कार्ड। नेक्स्ट है, अ बिजनेस एम्प्लॉयज टू ग्रेड्स ऑफ लेबर इन इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ग्रेड ए वर्कर्स आर कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एम्प्लॉयज। ग्रेड ए जो हैं वो डायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं। और ग्रेड बी वर्कर्स आर कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट। तो ग्रेड बी वाले जो हैं वो इनडायरेक्ट हैं। और उसका रेट है 10 पर आवर। ग्रेड ए वालों का 10 पर आवर का रेट है और इनका 6 पर आवर का रेट है। 6 पर आवर। इन द वीक जस्ट एंडेड, ग्रेड ए लेबर वर्क 30 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, जिसमें से 10 आवर्स जो है वो स्पेसिफिक कस्टमर को दिए हैं ऑर्डर एट अ कस्टमर रिक्वेस्ट, एंड 20 आवर्स जो है वो जनरल ओवर टाइम है। तो जो एक तो बेसिक हो जाएगा, बेसिक वेजेस आ जाएंगी 30 की। उसका रेट दिया हुआ है 10 का, 30।
इंटू 10, 300। ठीक है, फिर बेसिक के बाद जो है, बेसिक के बाद जब हम ओवर टाइम फाइंड करेंगे, ओवर टाइम में जो 10 आवर्स स्पेसिफिक कस्टमर ने बोला है कि वो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे लग रहे हैं, तो इनडायरेक्ट नहीं होंगे, ये भी डायरेक्ट ही होंगे। ओवर टाइम को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ओवर टाइम डायरेक्ट आवर्स से जो कि लिंक्ड है वो कितने हैं, 10। उसका रेट क्या है, 30 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, 10 आवर्स ऑन अ स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर रिक्वेस्ट, एंड 20 आवर्स एट अ जनरल ओवर टाइम। तो जनरल ओवर टाइम जो है वो तो इनडायरेक्ट में चले जाएगा, हमने मालूम क्या करना है, सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो अगर ये 10 और 20 अलग करके नहीं बताया हुआ होता तो सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 300 आ जाती। लेकिन उसमें से जो ओवर टाइम में से जो 10 है वो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हो रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी। तो उसका जो रेट है वो है 10। अलग से ओवर टाइम का रेट नहीं बताया हुआ, ओवर टाइम का रेट कहीं दिया, व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ पे फॉर ओवर टाइम वर्कड इन द वीक दैट इज कंसिडर्ड टू बी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये दिया हुआ, ओवर टाइम इज पेड एट अ टाइम एंड हाफ। तो ओवर टाइम जो है, टाइम एंड हाफ मतलब 50% कर लेते हैं इसको। तो टोटल हमारे पास लेबर कॉस्ट कितनी आ गई, 350 की। ये 350 की लेबर कॉस्ट आ गई, आंसर हो गया हमारा डी। अब ये आई कैसे, ये देख लेते हैं। पहले तो एक नॉर्मल हमने बेसिक वेजेस जो 30 हमें दिए हुए थे ग्रेड ए के, उसको हमने 10 से जो रेट दिया हुआ था 10 पर आवर का, उससे मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों कराया, क्योंकि ग्रेड ए के वर्कर्स जो थे वो डायरेक्ट एम्प्लॉयज थे। ग्रेड बी को इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो तो है ही इनडायरेक्ट ना। तो हमने सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो इसलिए सिर्फ हमने ग्रेड ए को रख लिया। फिर जो ओवर टाइम होता है वो होता तो इनडायरेक्ट है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बता दिया कि जो 10 आवर्स थे वो स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वेस्ट पे लगे हैं। तो वो जो 10 आवर्स थे उसका रेट दे दिया, ओवर टाइम इज पेड एट अ टाइम एंड हाफ की बेसिस पे। मतलब 50% अगर कर लें इस रेट का, तो वो 50 आ गया। तो 300 + 50, 350 हमारा आंसर हो जाएगा डी, 190। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय इज पेड ऑन अ पीस वर्क बेसिस, द स्कीम इज एज फॉलोज। 1 से 200 तक यूनिट्स जो हैं वो 0.15, फिर 500 तक 0.20, फिर 500 से ऊपर 0.25। ओनली द एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर द हायर रेट्स, रिजेक्टेड यूनिट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर पेमेंट। एन एम्प्लॉय प्रोड्यूस 512 यूनिट्स इन अ डे ऑफ विच 17 वर रिजेक्टेड। ठीक है, 512 यूनिट्स बनाए हैं, जिसमें 512 -17 जो है वो रिजेक्ट हो गए, तो 495 बनाए हैं। तो पहले जो 200 हैं स्लैब, उसका रेट है 0.15। तो 200 × 0.15, 30 आ गया। फिर 200 से लेके जो 500 तक है वो उनका 0.20 है। लेकिन 495 हमारे पास इसमें से मैंने 17 हटा दिए क्योंकि वो तो रिजेक्ट हो गए हैं, उसके ऊपर तो कोई रेट नहीं लगेगा। अब इसमें से 200 भी हटाऊं तो 295 और हो गए, टोटल 495 हो गए ना ये। तो जो रिमेनिंग 295 है उस पर ये वाला रेट लगेगा, क्योंकि ये 200 से 500 के दरमियान आ रहे हैं। वो 0.20 का, 0.20 का रेट लग जाएगा। तो ये अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद ये पूरे हो गए, इनको ऐड कर लेते हैं। 89 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एच एन एच employed on average 55 employees during the year. There had been 8 leavers, all of the whom are were replaced. What was the company labor turnover? तो लेबर टर्नओवर कैसे निकलता है, जितने एम्प्लॉयज छोड़ के गए वो कितने हैं, वो हैं 8। ठीक है, उसको हम डिवाइड करा देते हैं एवरेज एम्प्लॉयज से। तो एवरेज एम्प्लॉयज डायरेक्ट दिए में 55। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 14 पॉइंट, अगर इसको परसेंटेज में कर लें तो 14.55 जो है वो आंसर हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये 200 तक जो अकाउंटिंग फॉर लेबर के क्वेश्चंस थे उन सबको हमने सॉल्व कर लिया इस लेक्चर में। तो अगर कोई इशू है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।